हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग ने फैंग के साथ उस बैटल को काफ़ी अच्छे से जीत लिया था, जिसके चलते वो यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग को जिया देख रही थी और कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और साथ ही हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग लुओ फेंग को स्क्रीन पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड फैमिली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लुओ फेंग की इस इतनी बड़ी जीत को, जहाँ पे उसके सारे गार्ड्स वगैरह भी मौजूद थे और लुओ फेंग भी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। ले शैन एज ऑलवेज यहाँ पर होंग को परेशान कर रहे थे और यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से फ्लड भी कर रहे थे। दूसरी ओर लुओ फेंग के बच्चों को देखते हैं, जो कि यहाँ पर खाना ठूस रहे होते हैं एंड बाइल कालो को परेशान कर रहे थे। बेचारा तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने उसे अपनी सेकंड मदर जो मान लिया है। जिसके बाद लुओ फेंग के फादर जो हैं वो डांस भी करके दिखा रहे थे एंड ली शैन एंड होंग उसे देख रहे होते हैं। बट गाइस, यहाँ पर होंग काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे थे। वो तुरंत ही उस जगह पर से हट के किसी दूसरी साइड जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर से यूनिवर्स दिख रहा था और वो थोड़े उदास नज़र आ रहे थे। तभी ली शैन उनके पास में आ जाते हैं और कह रहे थे कि बिग ब्रदर, आखिर आपको क्या हुआ है, किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तब हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो कहने लग जाते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर स्टार्स उनकी मात्रा भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप और हमारे थर्ड ब्रदर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी जो थर्ड ब्रदर हैं उन्हें तो वैसे भी हमारे मास्टर यानबू की विरासत भी मिल गई और इसके अलावा भी उन्हें कितने सारे अवसर मिले हैं खुद को और भी ज़्यादा डेवलप करने के। और रही बात आपकी, तो आपको भी तो यहाँ पे मिस्टर स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि मिस्टर काबू मिले हैं, जो कि आपके प्रोग्रेस के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन रही बात मेरी, मुझे तो अभी तक कोई ढंग से गाइड ही नहीं कर रहा कि आखिर करना क्या है। मेरे पास तो कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए। और यही सोच के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैं कितनी आगे तक अपनी कल्टीवेशन जर्नी में जा पाऊंगा। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो चुके थे, लेकिन ली शैन उन्हें समझाने लग जाते हैं और फिर साथ ही दोनों ही स्टार्स को देख रहे थे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर हम एम्परर यांग को देखते हैं, जो कि जियांग चैंग से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने इन तीनों को ही देखा है और इन तीनों को देखने के बाद मुझे अपने पास्ट की बातें याद आ रही हैं। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं, उस वक्त को याद करता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मेरे दोनों ही साथी इमोर्टल बन गए और रही बात मेरी, तो मैं बस एक लोड बन के ही रह गया हूँ। जिसके बाद वो परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जियांग चैंग कह रहा था कि लॉर्ड, आखिर आप किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें शायद इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मेरा वक्त अब आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ स्पैन अब ज़्यादा वक्त तक रहेगी। जिसके साथ ही जियांग चैन को उनकी बात समझ आ रही थी, तो वो उनके पास आ जाता और वो समझ गया था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। तभी वो उससे कहते हैं कि देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो टैलेंट है इसे हम मुझे दूसरे लोगों को पास कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ का कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं है कि आगे क्या होगा। जिसके बाद जियांग चैंग आगे आ रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा, यही बात है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खैर, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कुछ सर्वोनेंट्स को ढूंढ के निकाला है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उनको डायरेक्शन दे के बताने लग गए थे कि फर्स्टली लुओ फेंग के बारे में आपको पता है कि ये रैंकिंग 51 पे है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास अलग अलग तरीके के ढेर सारे गैजेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है, जिसके चलते इसकी कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रही है। जिसके बाद वो यहाँ पर ली शैन के बारे में बताने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि भले ही उसने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना की हो, लेकिन एक बार उसने अपने एनिमीज़ को एक बार से ही मार डाला था। अब यहाँ पे यान उसको भी देख रहे थे और उसके बाद लास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं होंग, जो कि 999 पर थे। जिसके बाद उनकी रैंकिंग कुछ खास तो नज़र नहीं आ रही थी, जिसके चलते अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से वो उन्हें देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हाँ, तुमने इसके बारे में सही कहा, हालांकि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मेनली जो यान की नज़रें होती हैं वो यहाँ पर टिक जाती हैं लुओ फेंग के ऊपर ही आके। जियांग चैंग ने तो कह दिया था कि आप इन तीनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं। जिसके बाद वो पहले होंग को देखने लग गए थे और काफ़ी ध्यान से होंग को देख रहे होते हैं।
हालांकि इसके बाद दूसरी साइड हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किसी प्लेनेट के ऊपर काफ़ी ज़ोर से कोई चीज़ हिट करती है, जिसके बाद यहाँ पर धुंध छट गई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि अपना लुओ फेंग भी है, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था और कह रहा होता है कि भले ही मुझे पता है कि मैंने उस लास्ट वाले बैटल को जीत लिया, लेकिन आगे आने वाला बैटल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, मुझे चूज़ करना होगा। लेकिन तभी उसे कॉल आने लग जाती है और जैसे ही वो उसे पिकअप करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शैंग थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लुओ फेंग से कहने लग गए थे कि लुओ फेंग मेरे ब्रदर, तुमने आज तो मेरा दिल बना ही दिया, वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है ये बताते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरा बैट जीत गया और अब देखो मैं अपने फादर के पैसों पे रिलाय नहीं करता। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और लुओ फेंग से कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग तुम जल्द से जल्द हमारे क्यों लॉन्ग स्टार की तरफ आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट करूँगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फेंग की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और ये लोग तुरंत ही लुओ फेंग को कॉल करके बुला लेते हैं, जहाँ पे लुओ फेंग तो आ गया था गेस्ट से मिलने के लिए, लेकिन ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि 9th प्रिंसेस ही होती है, जो कि लुओ फेंग से मिलने आई थी वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर। लुओ फेंग उसे देख के घबरा रहा होता, तभी वो भाप लेती है इस चीज़ को और लुओ फेंग को देख के कहती है कि इतना ज़्यादा घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक वर्चुअल यूनिवर्स है। और टेबल और चेयर लुओ फेंग के सामने रख के खुद भी उसके ऊपर बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही भाई लुओ फेंग को इशारा करते हैं, तो फिर लुओ फेंग भी खुद भी चेयर पर आके बैठ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लग गई थी लुओ फेंग मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ, और ये भी कहती है कि लुओ फेंग तुम अपने दोनों भाइयों को छोड़ के अब अगर अगले राउंड में आओगे और फाइट करोगे तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा इनाम रखा है। तभी लुओ फेंग कहता है कि अच्छा आगे तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो वो बात ना घुमाते हुए डायरेक्ट ये कह देती है कि अगर तुम सेकेंड राउंड के अंदर पास हो गए तो फिर उसके बाद तुम्हें ये एक मिल्की वे गैलेक्सी रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद तो ये सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि पूरा का पूरा मिल्की वे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इन्हें पूरा का पूरा मिल्की वे दिया जा रहा है। जिसके बाद तो लुओ फेंग भी काफ़ी ध्यान से इस ऑफर को देखने लग गया था और वो सोच रहा होता है कि मिल्की वे के अंदर तो ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। और तभी बबाता बताती है कि ये यूनिवर्स के पार्ट में से बहुत ही कम है, लेकिन लुओ फेंग अगर तुम्हें ये मिल गया तो फिर हमारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा अर्थ भी आता है। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता इसकी बातों के ऊपर। तभी होंग कह रहे थे कि आखिर हमें अर्थ भी इसके साथ मिल जाएगा। तभी 9th क्वीन कहने लग जाती है कि ऑफ कोर्स अर्थ भी तो मिल्की वे का एक पार्ट ही है, तो फिर वो तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई स्पेशल वाली बात तो है नहीं। जिसके बाद इन दोनों को ही शक होने लग जाता है कि आखिर ये कर क्या रही है। जिसके बाद लुओ फेंग और दोनों भाई सीरियस हो चुके थे। तभी ली शेन आगे बढ़ के कहते हैं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें सिर्फ मिल्की वे ही मिला है रिवॉर्ड के तौर पे देने के लिए, आखिर इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 9th क्वीन कहने लग गई थी कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, लेकिन हाँ ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि मिल्की वे को ये जो ऐसा रिवॉर्ड देने का सोचा है वो सारे के सारे लोगों ने सोचा है, बट नेचुरली इसके अंदर मेरे ग्रैंडपा भी शामिल थे। ये सुनने के बाद तो इन सारे ही लोगों को गुस्सा आ जाता और ली शेन कह रहा था कि वो तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता और साथ ही अपने मास्टर वू ये दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। बबाता कहती है कि ब्रूलीन ने जान के ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसे पता था कि अर्थ को जीतना हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और साथ ही अगर हम अर्थ को ना जीते तो फिर ये रिवॉर्ड किसी और को मिल जाएगा, जिससे कि हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा था कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर, लेकिन मुझे ये बताओ अगर हम इस चीज़ के लिए हाँ ना करें तो क्या होगा। तभी वो कहने लग जाती कि ठीक है तो मैं तुम्हें रिमाइंड करा सकती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, और वैसे भी लुओ फेंग ये जो मिल्की वे की ओनरशिप है ये सिर्फ विनर को मिलने वाली है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि विनर बदलेगा तो ओनरशिप भी बदलेगी। ये सुनने के बाद तो तीनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे कि आखिर किस तरीके की घटिया बात ये कर रही है, लेकिन अब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में इस चीज़ को पहले से ही प्लान कर लिया था। जिसके बाद लुओ फेंग एंड टीम के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। अब 9th क्वीन कहने लग जाती है कि सोच लो लुओ फेंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग कहने लग जाता है कि ठीक है अगर हम उसके ऑर्डर को मान लेंगे तब क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि अगर मिल्की वे हमारा हुआ तो इसका मतलब अर्थ भी हमारा है, तो हम ज़रूर से इसमें फ़ाइट करेंगे।
अब ये सुनने के बाद तो नाइन्थ क्वीन और भी ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसने लुओ फेंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुओ फेंग हाँ कर देगा, जिसके चलते उसे एक शौक सा लग गया था और कह रही होती है कि लुओ फेंग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। खैर देखा जाएगा जो भी होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अर्थ के लॉर्ड भले ही थे, तो फिर अब तुम्हारे आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। लुओ फेंग जाओ, जाके अपने अर्थ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि कुछ वक्त बाद अब अर्थ की नई लॉर्ड मैं बनने वाली हूँ। मतलब कि इन लोगों ने इस मिल्की वे को रिवॉर्ड में देने के साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया था कि आखिर कौन फाइट करेगा और कैसे करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी अब उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। दोनों ही ब्रदर्स उसे मोटिवेटेड करते हैं। तभी बबाता यहाँ पर आ जाती है और लुओ फेंग उससे पूछ रहा था कि आगे क्या होने वाला है बबाता। तभी बबाता बताती है कि सेकेंड राउंड जो है वो प्री सिलेक्शन होगा, और वैसे भी लुओ फेंग यहाँ पे 100 लोगों को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए, और टोटल अब 1 लाख लोग बचे हैं, जिसके अंदर से 900 प्लेसेस हैं। तो लुओ फेंग, मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग की नज़र अब मिल्की वे पे ही थी, क्योंकि किसी भी तरीके से इन्हें मिल्की वे गैलेक्सी तो चाहिए ही। अब हमें दिखाया जाता है कि नाइन्थ क्वीन यहाँ पर वापस आ गई थी और वो बैठ के इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। तभी नोलानसन हिल फैमिली का वो लीडर आ जाता है और कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में लुओ फेंग ऐसा कर पाएगा, क्या सच में वो पार्ट लेके जीत सकता है। तभी वो कहने लग जाती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी उसके दोनों ही ब्रदर्स को मैंने ऑलरेडी फंसा दिया है, तो वो तो बहुत ही आसानी से एलिमिनेटेड हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है कि जो होंगे उसे मैंने ऑलरेडी नाबिनी के साथ फंसा दिया। तो नाबिनी तो उसके साथ में फ़ाइट करेगा और वो हार जाएगा। जिसके बाद उसका दूसरा ब्रदर, उसे भी मैंने रोजुन के साथ में फंसा दिया था, तो वो भी अब ऐसे ही रहेगा। जिसके बाद लुओ फेंग की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था, जिसके अंदर से 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। लुओ फेंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे लोग आज इस लाइव के अंदर जमा हुए थे। लुओ फेंग खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि नंबर 1 लाइव व्यूअरशिप आ रही है, 1 बिलियन लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सिलेक्शन राउंड, जहाँ पे ढेर सारे लोग आके जमा हो चुके थे, और तभी वहाँ पे हमें नाबिनी और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है। होंग भी इस जगह पर मौजूद थे और नाबिनी को देखते हैं, जो कि काफ़ी सीरियस होके अभी भी होंग को ही देख रहा था, और ऐसा लग रहा होता है कि वो तो यहाँ पर आया ही इसी मकसद से कि वो जल्द से जल्द होंग को हरा सके। इसके अलावा हमें और भी काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने अपने एनिमीज़ की तलाश कर रहे थे, क्योंकि सभी यहाँ पर अपने दुश्मनों से भी बदला लेने के लिए आए हैं, वो भी एक रीज़न है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होंग बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक बड़ा सा पिलर टाइप अपीयर होता है, जिसके अंदर हमें इस जगह के होस्ट का होलोग्राम दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। वो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे थे। उन्हें देखने के बाद तो सारे ही लोग उन्हें चेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि अब जब होस्ट आ चुके हैं तो अब ज़ाहिरन तौर पर मैच भी स्टार्ट होगा, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। होस्ट आके ने बताते हैं कि अब मैं अपना 161 सेरेमनी स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं अब तुम सभी को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आप सभी को एक दूसरे से फाइट करनी होगी। हमें दिखाया जाता है कि कॉम्पिटिटर्स अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इस जगह पर मौजूद पिलर के अंदर अपीयर हो रहे थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे ही लोग यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। हम भी यहाँ पर खड़े हुए थे और वो देख रहे होते हैं कि आखिर उनका ओपोनेंट कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो होस्ट आके खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि आप में से 100 लोगों में से सिर्फ हम 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और उन्हें हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद होंगे यहाँ पर अपनी नेक वगैरह को ढीला कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया जा चुका होगा, क्योंकि उन्हें इतना तो भरोसा था ही खुद के ऊपर। लेकिन वो ये कह रहे होते हैं कि अब जब आप लोग फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जगह धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, और आपके लिए जो आपका ओपोनेंट होगा वो और भी ज़्यादा अग्रेसिवली फाइट करेगा, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो गायब हुए थे, तभी ये जो हुए हुए 10 लोग थे वो तो एकदम ही बौखला जाते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम रोंग जून होता है। अब वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी हम देखते हैं कि उसके ऑपोजिट साइड वाला बंदा आके खड़ा हो गया था और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था और अब तुम मुझे मिल ही गए। साथ ही हमें 9th क्वीन का वो बंदा नाबिनी भी दिखाया जाता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। दोनों के ही बीच बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी, और दोनों फाइटिंग के दौरान एक दूसरे के ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे थे।
हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा ये भी कुछ कम नहीं था, वो भी लगातार अटैक कर रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी रोप टाइप चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो बार बार उसके अटैक को रोक रहा होता है और उसे दूर उठाकर पटक रहा भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन उनका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इस ओपोनेंट को मार के जल्द से जल्द अपने आगे के राउंड में जाने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बेचारे पूरी कोशिश भी कर रहे थे, बट यहाँ पर उनका जो ओपोनेंट था वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, जिसके चलते जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तभी यहाँ पर वो कहने लग गया था कि तुम्हारा डोमेन तो वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा था वो तुरंत ही उन्हें पीछे की तरफ को हटा देता और उसके बाद तुरंत ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें सारी की सारी वॉल्स के थ्रू धंसाते हुए आगे की तरफ को लेके जा रहा था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।